यस, हम डिस्कस करते हैं पेडिग्री को, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करना है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को तभी हम समझ सकेंगे जब हम पेडिग्री को समझ सकेंगे। पेडिग्री बेसिकली हमारे पास एक प्रोसीजर है या एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो है जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फैमिली का। अब इसको हम फैमिली ट्री का भी नाम देते हैं, यानी कि इसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह ट्रेड्स जो होते हैं वो फैमिली दर फैमिली चलते हैं। कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी जो है वो ट्रेड हो, वो किस तरह इनहेरिट किया जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, और फिर ऑफस्प्रिंग्स में से नेक्स्ट जनरेशन तक किस तरह जाते हैं। पेडिग्री को, इस तरह के ट्रेड्स को या पेडिग्री में ज़ाहिर करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्डाइज सैम्पल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है इसको जो हमारे पास जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। पेडिग्री जो होती हैं वो ख़ासकर सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर बात करें या फिर फिनाइलक्यूटिनेरिया की बात करें, इन केसेस में हमें जो है पेडिग्री बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आती है। पेडिग्री की जो हमें है कोई भी जेनेटिक करैक्टर हो उसको आइडेंटिफाई करने में भी पेडिग्री बहुत ज़्यादा मदद करती है। सबसे पहले आप लोग जान लें, क्योंकि ये जो पेडिग्री का जानना है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा आगे का सारा लेक्चर इसी के ऊपर बेस कर रहा है। फर्स्ट वन, normal male. If we discuss about the normal male in pedigree, we show or we represent the normal male in this type of structure, this rounded structure, this type of basket. While this rounded structure shows normal female. Normal male is represented by this basket, and the normal female represented by this circular diagram, while the affected male is represented by this basket with fill. It's not important that always we fill it with red color. It's dependent on you कि आप किस कलर से इसको फिल करते हो। सिमिलरली जो हमारे पास अफेक्टेड फीमेल है उसको हम जो है वो इसी दायरे से, लेकिन फिल दायरे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोजाइगोट कंडीशन हमारे पास जो है उसको हम ऑफ फिल ऑफ जो है ब्लैंक छोड़ते हैं। इसी तरह फीमेल्स के केस में भी हम यही करते हैं। अब इसको हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इस हेटेरोजाइगोट कंडीशन में हमारे पास क्या ये दो डिफरेंट जीन इसने लिए हुए, मे बी ये कैरियर हो, मे बी ये नॉर्मल जीन्स हो, इस वजह से हम जो है इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कैरियर को भी इसी तरह डायग्राम से शो किया हुआ है, लेकिन वो एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, आप उसको किसी तरह भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज को दो बंदों के दरमियान जो शादी है उसको हम इस तरह शो करते हैं। ये मेल को हमने शो किया, ठीक है, ये फीमेल को शो किया, और ये जो लाइन इनके दरमियान है ये मैरिज को शो कर रही है। अगर आप कंसेक्टिव दो मैरिज को शो करेंगे तो फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट अलग तरह की लाइन्स वगैरह सिंबल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को मैरिज, ये हमने दो लोगों को मेल और फीमेल को हमने शो कर दिया। अब इनके ये इस लाइन के ज़रिए हम ऑफस्प्रिंग्स को शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये हमने लाइन लगा ली। अब इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनके बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने इस तरह ये मेल को, यानी कि ये इनका सन है, बॉय है, ये इन्हीं का की है, डॉटर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो एक और केस आपको दिखाना था वो हमारे पास है मोनोजाइगोस ट्विंस। ये मोनोजाइगोस आप जानते हैं कि एक ही जाइगोट से जब बनेंगे तो सेम सेक्स होगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मेल शो किए हुए, आप फीमेल्स भी रख सकते हो। अगर वो मोनोजाइगोस होंगे तो आप उनको इस तरह की लाइन से शो करेंगे। अगर ये हमारे पास जो है ये बता रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग इनकी बर्थ हुई है। फॉर एग्जांपल ये एल्डर है, ये जो है ना वो उससे छोटे वाली है जो भी, लेकिन ये मोनोजाइगोस में आप इस तरह की लाइन से शो करोगे और सेम सेक्स होगा। ठीक है। डाइजाइगोट सन्स में आप इसको दोबारा से इसी तरह की लाइन से, लेकिन सेक्स यहाँ पे चेंज होगा। यह हमारे पास कुछ पेडिग्री के रूल्स थे जिसको आप लोगों ने फॉलो करना होगा, और यही हमें चीज़ों को समझने में मदद देगी। नेक्स्ट
पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इनहेरिटेंस या कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। अगर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे पास 4 से 5 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। पहला हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है लेकिन डोमिनेंट है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास है एक्स-लिंक डोमिनेंट, एक्स-लिंक रिसेसिव, वाई-लिंक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इस तरह की इनहेरिटेंस क्या है? इस तरह की इनहेरिटेंस में हमें सिर्फ एक म्यूटेंट कॉपी जो जीन्स की होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्सन को के, और अगर एक म्यूटेंट कॉपी जीन्स की आ जाए जो तो वो उसको पर्सनस में डिसऑर्डर काज कर सकती है। यूजुअली अगर देखा जाए तो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं इससे हम मुराद क्या लेते हैं? इससे मुराद क्या है? ऑटोसोम्स की डिजीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम्स की नहीं है, लेकिन डोमिनेंट डिजीज़ है। ओके, यहाँ तक हम समझें। सेकेंड वन जो चीज़ है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उसमें उनका एक जो पेरेंट्स में से एक कोई जो बंदा होता है उसको ये डिज़ीज़ होती है, या फिर फादर को या फिर मदर को ये डिज़ीज़ होती है। और 50% चांस होते हैं कि जो यंग वन होगा उसमें ये डिज़ीज़ काज होगी, ठीक है। अब 50% चांस कैसे होते हैं हम इसको अभी से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोसोम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो है 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वो क्रोमोसोम्स है जिसके ऊपर डिजीज़ मौजूद है, ठीक है। अब इसने जब हमारे पास जो करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, तो इसने यहाँ से एक हमारे पास करेक्टर अपने पेरेंट्स से लिया, ठीक है, फादर से, और एक इसने अपनी मदर से लिया, ठीक है। अब दूसरी चांस क्या है हमारे पास? ये वाला जो जीन्स है, ये नॉर्मल जीन, ये नॉर्मल जीन। अब देख लें सिर्फ इसका एक ये वाला पेरेंट्स जो थे फॉर एग्जांपल इसकी मदर है उसमें ये प्रॉब्लम मौजूद था। अब 50-50% थे, देखें 50% ये थे। ये वाला जीन अगर जो ज़ाइगोट बनने में अगर ये पार्ट प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें ये डिज़ीज़ काज हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल जीन इसमें पार्ट प्ले कर रहा हो तो इसमें डिजीज़ का होने के चांसेस जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं दे हैव ऑलवेज 50% चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ इन दिस केस। ओके, अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो डिटेंस कोरियंस एक डिजीज़ है जो कि इस तरह के यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड्स की वजह से कॉज होती है। इस डिज़ीज़ की अगर हम बात करें तो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ लिम्स काज हो जाती हैं, और आप ये ज़्यादातर अपीयर होती है 40 की एज में। बेसिकली ये मसल्स की डिज़ीज़ है। मसल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता। अब इस तरह की जो हमारे पास इनहेरिटेंस है ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ये फैमिली से इस तरह के ट्रेड्स कैसे आगे जाते हैं, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास केस 1 नॉर्मल है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों नॉर्मल है, ऑफस्प्रिंग भी नॉर्मल होंगे। केस 2 में हमारे पास मेल जो है नॉर्मल है लेकिन फीमेल अफेक्टेड है, तो हमारे पास बोथ सन्स जो होंगे उनमें चांसेस हैं कि वो 50% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल होंगे, 50% चांसेस हैं कि वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि अगर वो जीन्स वो वाले अगर इनहेरिट होंगे तो डेफिनेटली वो जो है ना, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड है इस वजह से वो उनमें डिजीज़ काज होगी। सिमिलरली इन द केस अगर मेल अफेक्टेड हो तब भी हमारे पास 50% चांसेस हैं कि वो उनमें डिजीज़ काज होगी। जस्ट आप इसी क्रॉस को माइंड में रखें। देखें 50% चांसेस हैं कि जैसे ही वो जो वाला जीन अगर ट्रांसमिट हुआ ये डिज़ीज़ वाला तो वो जो है वो डिज़ीज़ किसे अफेक्ट होंगे, वरना उनको अफेक्ट नहीं करेगा। सेम केस हेयर भी है, यहाँ पे भी है केस 3 में, क्योंकि ये डोमिनेंट है, कोई एक जीन भी अगर ट्रांसमिट होगा तो डिज़ीज़ काज हो